एक नीलकंठ ने बताया कि चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, ये 8 लोग कभी भूखे नहीं मरते हैं। दर्शक बंधुओं, वे 8 लोग कौन से हैं, आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन हरे भरे पेड़ की डाल पर नीलकंठ अपने पंख समेटे बैठा था। पास ही उसकी पत्नी नीलकंठनी भी बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों धीरे धीरे बातें कर रही थी। नीलकंठनी ने मुस्कुराकर पूछा, पिया जी, आज तुम इतने सोच में क्यों डूबे हो, क्या सोच रहे हो? तब नीलकंठ कहता है, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे बुरी आदत कौन सी होती है, कौन सा दोष आदमी को सबसे नीचे गिरा देता है। दर्शक मित्रों, तब नीलकंठनी ने आश्चर्य से कहा, हाँ स्वामी, ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूं। कृपया मुझे भी बताइए कि वो कौन सा दोष है जो आदमी को सबसे नीचे गिरा देता है, और दुनिया में सबसे बुरी आदत कौन सी है। तब नीलकंठ एक कहानी सुनाता है। हे प्रिय, कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि उसे खाने तक को एक दाना भी नसीब नहीं होता था। हरिदत्त दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगता था। लोग पहले थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। अब किसी ने उसे भीख देना भी बंद कर दिया था। बेचारा हरिदत्त मजबूरी में सुबह सुबह कूड़े के ढेर पर जाता था। वहां अगर कोई बचा कुचा खाना या कुछ बाजरे के दाने मिल जाते थे तो उन्हें ही खाकर वो अपना पेट भर लेता था, और अगर कुछ ना मिलता था तो पूरा दिन भूखा रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वो कूड़े में खोज रहा था तो उसे 10 पैसे का एक सिक्का मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वो सिक्का अपने फटे कपड़े के एक कोने में बांध लिया और घर आकर थोड़ा पानी पीकर सो जाता है। अगली सुबह फिर वो कूड़े के ढेर के पास आता है। तभी उसने देखा कि एक आदमी बड़ी टोकरी लिए जा रहा है। उस टोकरी में कई हिरन बंद थे। हरिदत्त ने उसे आवाज दी, अरे भाई, जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? तब वो आदमी कहता है, भाई, मेरी इस टोकरी में हिरन है। मित्रों, उसी समय पास में 3 अमीर आदमी और खड़े थे। सेठ धनपाल, सेठ रघुनाथ और सेठ हरिशंकर। वे तीनों हंसकर बोले, अरे भैया, तुम बेकार में इस गरीब आदमी के पास जा रहे हो। इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। ये तुम्हारे हिरन क्या खरीदेगा? तब उस आदमी ने कहा, मैं तो अपना सामान बेचने आया हूं। जिसने बुलाया है उसके पास जाना मेरा काम है। तीनों अमीर आदमी कहने लगे, ये आदमी रोज यहां कूड़े से दाने चुनकर अपना पेट भरता है। अगर इसके पास पैसे होते तो ये अपने लिए खाना नहीं खरीद लेता। ये हिरन भला क्या खरीदेगा? पर हरिदत्त ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने फटे कपड़े से वही 10 का सिक्का निकाला और उस आदमी को दे दिया जो हिरन बेच रहा था, और बोला, भाई, मुझे 10 पैसे में एक हिरन दे दो। अमीर लोग हंसने लगे। एक ने तो उसके गाल पर हल्की सी चपत भी मार दी, लेकिन हरिदत्त शांत रहा और बोला, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो बस इस आदमी से हिरन खरीदने की बात कही थी। मित्रों, तब उस हिरन बेचने वाले ने यह देखकर पिंजरे से एक छोटा सा हिरन, एक प्यारा सा हिरन उस हरिदत्त भिखारी के हाथ में देते हुए कहा, लो भाई, ये तुम्हारा हिरन है। इसका नाम मृगेश है। दर्शक मित्रों, उन तीनों अमीर आदमियों की तरफ हंसकर उसने देखते हुए कहा, अरे तुम लोग तो कहते थे कि ये गरीब आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन देखो, जिसको तुम सबसे गरीब समझते हो उसने भी अपने पैसों से एक हिरन खरीद लिया है। मित्रों, ये सुनकर अमीर लोग चुपचाप चले गए और वो हिरन बेचने वाला भी अपने रास्ते चला जाता है। हरिदत्त वही कूड़े के ढेर को कुदेरता रहता है। उसे कुछ बाजरे के दाने मिल जाते हैं। उसने सोचा, कुछ मैं खाऊंगा और कुछ अपने मिरन और कुछ अपने इस हिरन मृगेश को खिलाऊंगा। मित्रों, फिर वे दोनों घर लौट आते हैं। घर जाकर उसने चटाई बिछाई और अपने नन्हे हिरन को पास में लेटा लिया। दोनों सो जाते हैं। अब हर दिन यही काम होने लगा।
सुबह हरिदत्त कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने खोज कर लाता, खुद भी खाता और अपने हिरन को भी खिलाता था। शाम को दोनों साथ साथ सो जाते थे। यही सिलसिला करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। लेकिन एक रात कुछ अजीब होता है। हरिदत्त की नींद टूटी। उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है, मालिक मालिक मेरी बात सुनो। मित्रों, वो चौंक जाता है, कहने लगा कौन है जो मालिक कहकर मुझे बुला रहा है। फिर आवाज आई, मालिक मैं हूं आपका हिरन मृगेश। यह सुनकर हरिदत्त डर जाता है। उसने चारों तरफ देखा मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर से वही आवाज आती है, मालिक मैं आपका हिरन हूं, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं। हरिदत्त के तो होश ही उड़ गए थे। कहने लगा, हे भगवान ये कैसे हो सकता है। मैं सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं। कौन मानेगा कि कोई हिरन भी बोल सकता है। तब वो हिरन हंसते हुए कहता है, मालिक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो आपको और भी बड़ी बड़ी बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। हरिदत्त बोला, हाँ हाँ जरूर सुनाइए, तुम्हारी बात सुने बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तब हिरन कहता है, मालिक मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने खुद आपको अपना मालिक चुना है। लेकिन एक बात है, आप तो कूड़े से दाने चुन चुन कर जी सकते हो, पर मैं तो जानवर हूं। अगर मैं रोज यहां रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मुझे दिन में बाहर जाकर खाना खोजने की इजाजत दे दो। मैं वादा करता हूं कि रोज शाम को आपके पास लौट आया करूंगा। हरिदत्त को डर था कि कहीं हिरन भाग न जाए, लेकिन उसने फिर भी बेमन से इजाजत दे दी। सुबह हुई तो मृगेश तेजी से भागा और देखते ही देखते वो नजर से ओझल हो गया। ये देखकर हरिदत्त रोने लगा, हे भगवान आज मेरा हिरन चला गया। मित्रों, उसके पड़ोसी शोर सुनकर आ जाते हैं। वे हंसने लगे और कहने लगे, तू कितना बेवकूफ आदमी है। अगर तेरे पास फिर से कभी 10 पैसे आ भी गए तो तू खाना खरीदने के बजाय फिर कोई जानवर खरीद लाएगा और उसे भी इसी तरह से भगा देगा। हरिदत्त चुप हो जाता है और फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने बीनकर घर आता है। उसे घर बहुत सूना सूना लगा था। लेकिन शाम को अचानक दरवाजे पर खटपट सी हुई। मृगेश भागता हुआ वापस आता है। हरिदत्त की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कहा, अरे मेरे दोस्त तू तो सचमुच लौट आया है। मृगेश कहने लगा, हाँ मालिक मैंने तुमसे वादा जो किया था। मैं सुबह खाना खोजने गया था, लेकिन शाम को तो मैं आपके पास ही लौटना था। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अब रोज यही होने लगा। मृगेश सुबह जाता, खाना ढूंढता और शाम को वापस लौट आता था। ये देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, अरे ये तो कोई साधारण हिरन नहीं है, जरूर ये आदमी जादूगर है, तभी तो ये हिरन रोज लौट आता है। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। हर दिन की तरह मृगेश सुबह बाहर जाता था, जंगल में घूमकर अपना खाना खाता था और शाम को घर लौटकर अपने मालिक को बताता कि वो दिन भर कहां कहां घूमा था, क्या क्या खाया था। मित्रों, 6ठे दिन की बात है। मृगेश एक घने जंगल में कटीली झाड़ियों के बीच कुछ हरे पत्ते खा रहा था। तभी उसने एक बड़े पेड़ की जड़ के पास में पैरों से कुछ खुरचना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए बड़े से हीरे पर पड़ी। वो चौंक जाता है और कहने लगा, अरे ये तो बहुत ही बड़ा खजाना है। ये तो इतना कीमती है कि पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। फिर उसने सोचा, अगर मैं यह हीरा अपने मालिक हरिदत्त को दे दूंगा तो लोग उसे मार देंगे। वे पूछेंगे कि इतना गरीब आदमी इतना बड़ा हीरा कहां से लाया। अगर वो कहेगा कि यह हीरा मुझे मिला है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह चुरा कर लाया होगा। अगर वो कहेगा कि किसी ने उसे दिया है तब भी कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं अपने मालिक को इस मुश्किल में नहीं डाल सकता। मुझे यह हीरा किसी बड़े राजा को देना चाहिए ताकि ये सही जगह इस्तेमाल हो सके। उसने वो हीरा एक हरे पत्ते में लपेटा, मुंह में दबाया और जंगल से निकलकर भागने लगा। वो दौड़ता रहा, पर उस दिन उसे कोई शहर नहीं मिला। थककर वो जंगल में ही सो जाता है। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन सुबह सुबह वो फिर से निकलता है। इस बार शाम होते होते उसे दूर से कुछ घर दिखाई दिए।
आगे बढ़ते बढ़ते घर और बड़े होते चले गए और फिर एक बहुत बड़ा शहर आ गया। शहर की बड़ी सड़क से वो सीधे राजमहलों की तरफ चला गया। लोग हैरान थे कि एक हिरन मुंह में कुछ दबाए हुए तेजी से भागता जा रहा है। आखिरकार वो राजा वीर सिंह के महल में पहुंच जाता है। राजा उस समय महल के दरवाजे पर बैठे थे। मृगेश ने थोड़ी दूरी पर रुककर पत्ता जमीन पर रख दिया और थककर वहीं लेट गया। फिर जोर से पुकारता है, कोई है, कोई है। राजा ने अपने नौकरों से पूछा, अरे देखो तो सही, ये कौन पुकार रहा है। मित्रों, नौकर बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे महाराज, ये तो एक हिरन है। राजा ने कहा, तो शीघ्र उसे अंदर बुलाकर लाओ। मित्रों, नौकर दौड़कर आए और बोले, चलो हिरन, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। दर्शक बंधुओं, मृगेश धीरे धीरे अंदर आता है। उसने पत्ते में लिपटा हीरा राजा के पैरों में रख दिया और बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और नौकरों को कहा, जल्दी से कालीन और बड़ा तकिया लाओ, हमारे इस मेहमान को बिठाओ। मृगेश ने पहले मना किया, लेकिन राजा ने जिद की तो उसे कालीन पर बैठना पड़ा। वो कालीन पर बैठा तो जैसे कोई बड़ा सम्मानित अतिथि लग रहा था। फिर नौकर दूध और चावल लेकर आए। राजा ने कहा, पहले ये खा लो और आराम कर लो, फिर आपसे बात करेंगे। मृगेश ने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। फिर राजा ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ मेरे दोस्त, तुम यहां किस काम से आए हो। तब मृगेश कहता है, महाराज सच कहूं तो मैं आपके पास शादी का संदेश लेकर आया हूं। मैं अपने मालिक की ओर से आपके पास आया हूं। ये हीरा उसी की भेंट है। उसका नाम है महाराज दुर्गेश। उन्होंने सुना है कि आपकी एक बेटी है। उन्होंने ये हीरा आपको भेंट में भेजा है और आपसे विनती की है कि छोटी सी ये भेंट उनकी स्वीकार करें। मित्रों, राजा ने हीरे को देखा तो मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। अरे इतना बड़ा हीरा, और ये कह रहा है छोटी सी भेंट। मित्रों, फिर राजा ने मृग से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं तैयार हूं। मेरी बेटी का विवाह तुम अपने महाराज दुर्गेश से ही करवा दो। मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे मालिक महाराज दुर्गेश चाहे खाली हाथ भी आ जाएं, मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। अगर उनके पास और भी हीरे और गहने हों तो वे अपने घर छोड़कर आ सकते हैं। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। हिरन मृगेश ने राजा से वादा कर दिया, महाराज मैं ये बात अपने मालिक को साफ साफ बता दूंगा और हम 11 दिन के अंदर फिर से लौट कर आएंगे। फिर उसने राजा को नमस्कार किया और वहां से चल देता है। उधर हरिदत्त का समय बहुत मुश्किल से कट रहा था। मृगेश कई दिनों से घर नहीं लौटा था, तो हरिदत्त उसे खोजता फिरता गलियों और जंगलों में भटक रहा था। पड़ोसी उसका मजाक बना रहे थे, तेरा हिरन तो भाग गया, तू तो बड़ा मूर्ख है, अब बैठा रहे कूड़े के ढेर पर जाकर। यह सुनकर बेचारा हरिदत्त पागल सा हो गया। एक शाम जब वो सोने जा रहा था, तभी दरवाजा चरमराया और मृगेश अंदर आता है। यह देखकर हरिदत्त खुशी से उछल पड़ता है और अपने हिरन को कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। तब मृगेश कहता है, मालिक अब बस करो, ज्यादा मत रोइए मेरे लिए, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। हरिदत्त कहता है, अरे मृगेश, मैं तो सोच रहा था कि तू मर गया। अब तू जल्दी वो खुशी की खबर बता, क्या खबर लेकर आया है। तब मृगेश कहता है, मालिक आप धीरज रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब आपको जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा करना होगा। हरिदत्त बोला, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अगर तुम कहो कि पहाड़ से कूद जाओ तो मैं पहाड़ से भी कूद जाऊंगा। तब मृगेश कहता है, इतना बड़ा काम नहीं है, बस आपको कल सुबह मेरे साथ चलना होगा। मैं आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। दर्शक मित्रों, इस प्रकार से सुबह होती है। मृगेश आगे आगे और हरिदत्त पीछे पीछे चल देता है।
वे 5 दिन जंगलों में चलते रहे। 5वें दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। मृगेश ने कहा, मालिक, अब आप यहीं लेट जाइए। मृग के कहने पर हरिदत्त लेट जाता है। तभी अचानक मृगेश ने उसे मारना शुरू कर दिया। हरिदत्त दर्द से चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इतना क्यों मार रहे हो? तब मृगेश कहता है, ठीक है, मैं अब रुकता हूं, लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं लौट कर ना आऊं, आप यहां से कहीं मत हिलना। यह कहकर मृगेश वहां से आगे चला जाता है। सुबह का समय था। राजा वीर सिंह ने शहर की सड़कों पर बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कभी भी महाराज दुर्गेश अपनी बारात लेकर आ सकते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने मृगेश को देखा, वे राजा के पास दौड़कर आए और कहने लगे, महाराज, महाराज, दुर्गेश महाराज आ रहे हैं। हमने उनके दूत मृगेश को आते देखा है। राजा तुरंत शहर से बाहर उसके स्वागत के लिए आता है, लेकिन वहां देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा कि मृगेश अकेला ही चला आ रहा था। तब राजा ने चिंतित होकर पूछा, कहिए, सब कुशल तो है ना? मृगेश ने दुखी आवाज में कहा, महाराज मत पूछिए, आज बहुत बुरा हुआ है। रास्ते में डाकू आ गए थे। उन्होंने मेरे मालिक महाराज दुर्गेश को पकड़ लिया, उन्हें खूब मारा पीटा और हमारे पास जो भी सामान था वो भी सब लूट लिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए। दर्शक बंधु, ये सुनते ही राजा वीर सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अरे जल्दी करो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहां हैं तुम्हारे महाराज? राजा ने तुरंत अपने नौकरों से कहा, मेरे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा लेकर आओ और उस पर बेहतरीन जीन कसो। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से दासी को बुलवाया और कहा कि जल्दी से अलमारी से अच्छे कपड़े लेकर आओ। दासी एक थैला लेकर आई। उसमें से राजा ने सबसे अच्छे कपड़े चुने। एक नीचे पहनने वाला वस्त्र, एक सफेद लंबा चोगा, एक काली जैकेट, कमर में बांधने के लिए एक शॉल और एक शानदार पगड़ी। राजा वीर सिंह ने जब सुना कि महाराज दुर्गेश डाकुओं के हाथों लूटे और पीटे गए हैं, तो उन्होंने तुरंत मदद भेज दी। उन्होंने अपनी अलमारी से सबसे अच्छे कपड़े निकलवाए। इसके अलावा राजा ने सोने की मूठ वाली तलवार निकाली। सोने से मड़ी हुई तलवार और एक बढ़िया छड़ी भी साथ में रख दी। फिर राजा कहने लगे, हे मृगेश, मेरे कुछ सिपाही ये सामान लेकर तुम्हारे मालिक के पास चले जाएंगे। पर मृगेश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना है। मेरा मालिक इस हालत में शर्मिंदा हो जाएगा। वो फटे हाल कपड़ों में पड़ा है, पिटा हुआ। मैं उसे दूसरों के सामने वैसा नहीं दिखा सकता। ये सब सामान मैं अकेला ही ले जाऊंगा। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो छोटे से हिरन हो, इतना सामान कैसे ले जाओगे? तब मृगेश कहता है, बहुत आसान तरीका है। ये सब सामान घोड़े की पीठ पर बांध दो। घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन से बांध दीजिए और दूसरा सिरा मेरे मुंह में पकड़ा दीजिए। मैं अकेला ही ये सब लेकर चला जाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। सब लोग देखकर हैरान रह गए और बोले, वाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत हिरन है। मित्रों, मृगेश सामान लेकर अपने मालिक हरिदत्त के पास उसी नदी किनारे लौट आता है। हरिदत्त उसे देखकर खुश हो जाता है। तब मृगेश कहता है, मालिक, मैंने आपको वादा किया था कि मीठा खाना खिलाऊंगा। अब उठिए, नहा धोकर ये कपड़े पहन लीजिए। हरिदत्त को नहाने धोने की आदत नहीं थी। वो बस थोड़ा सा पानी छिड़कने लगा। तब मृगेश कहता है, नहीं मालिक, ये ठीक नहीं है। आपको अच्छे से नहाना है, शरीर साफ करना है और दांत भी बालू से रगड़कर साफ करने होंगे। मित्रों, हरिदत्त ने डरते डरते कहा, यहां पानी बहुत कम है और है भी तो इसमें मगरमच्छ, सांप और मेढक जैसे जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है। मृगेश हंसकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक से नहाओ। मित्रों, आखिरकार हरिदत्त ने अच्छे से नहा लिया, दांत साफ कर लिए। अब उसका चेहरा चमक उठा। जब उसने राजा के दिए हुए कपड़े पहने तो उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई। अब वो बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। मृगेश ने उसे देखकर कहा, मालिक, अब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। अब आप कूड़े से दाने बीनने वाले भिखारी नहीं हो। अब आपका नाम है महाराज दुर्गेश। याद रखिएगा,
आप सिर्फ चुप रहना है, सारी बातें मैं संभाल लूंगा। हरिदत्त ने हामी भर दी। हाँ ठीक है। मित्रों, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें राजा वीर सिंह के सिपाही मिले। फिर राजा स्वयं वजीर और कई लोगों को लेकर साथ स्वागत करने के लिए आता है। मृगेश ने कहा, मालिक, घोड़े से उतरिए और अपने ससुर राजा वीर सिंह को प्रणाम कीजिए। वही हल्के नीले कपड़े पहने खड़े हैं। हरिदत्त ने वैसा ही किया। राजा वीर सिंह ने उसे गले से लगाया। फिर सब लोग महल की ओर चल पड़े। महल में बहुत बड़ी दावत हुई, खूब खुशियां मनाई गईं। रात भर लोग बातें करते रहे। अगले दिन सुबह मृगेश राजा वीर सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज, अब वो काम पूरा कीजिए जिसके लिए हम यहां आए हैं। राजकुमारी वैदेही की शादी अब अतिशीघ्र हमारे महाराज दुर्गेश से कर दीजिए। राजा पहले से वचनबद्ध था। कहने लगा, ठीक है, दुल्हन तैयार है। और उसी समय मित्रों, धूमधाम से राजकुमारी वैदेही का विवाह महाराज दुर्गेश से कर दिया गया। शादी के अगले दिन मृगेश ने अपने मालिक से कहा, मालिक, अब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप अपने ससुर के यहाँ यहीं अपने पत्नी के साथ आराम से रहिएगा। मित्रों, फिर वो मृगेश राजा वीर सिंह से कहता है, महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे मेरे मालिक ने उनके घर की देखभाल के लिए भेजा है। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं और 1 हफ्ते बाद लौट आऊंगा। राजा ने कहा, क्या तुम्हें कुछ सिपाही साथ में चाहिए? मृगेश बोला, नहीं महाराज, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही ठीक हूं। बस जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक आप मेरे मालिक का ख्याल रखिएगा अच्छे से। और राजा से विदा लेकर इस प्रकार वो हिरन अपने सफर पर चल देता है। लेकिन मृगेश अपने पुराने गांव नहीं जाता है। मृगेश महल से निकलकर एक दूसरी सड़क पकड़ लेता है। वो एक बड़े सुंदर शहर में पहुंच जाता है। वहां सब कुछ बहुत अच्छा और चमकदार था। पर हैरानी की बात यह थी कि उस शहर में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ना कोई आदमी, ना औरत, ना बच्चे। सब सुनसान और सारा शहर खाली खाली सा पड़ा था। थोड़ी दूर चलकर मृगेश एक बहुत बड़ा और सुंदर मकान देखकर रुक जाता है। घर नीलम और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसी चमक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा, ये मकान मेरे मालिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर यह भी सोचा कि यह घर भी खाली तो नहीं होगा। उसने दरवाजा खटखटाकर पूछा, अरे कोई यहां पर है? कई बार पुकारने के बाद भी दरवाजे के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। मृगेश ने जोर से पुकारा, अरे कोई है? तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कौन चिल्ला रहा है बाहर? मृगेश ने कहा, दादी मां, मैं हूं आपका पोता। बूढ़ी मां ने कहा, अरे तुम सच में मेरे पोते हो? तो अभी अपने वापस घर चले जाओ। यहां रहने से तुम और मैं दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। यहां आकर तुम अपनी और मेरी जान मत गवाओ। तब मृगेश बोला, दादी मां, मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे ये भय मत दिखाइए और मुझसे थोड़ी बात कीजिए। तब बूढ़ी मां ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और मृगेश को अंदर बुला लिया। घर के भीतर बैठकर बातें करने पर बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, यहां की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम यहां रुक जाओ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मरना चाहते हो। तब वो रोकर कहती है, मेरे पास रहने के लिए यही एक कमरा है। मैं यहां खाना बनाती हूं और दिन भर काम करती हूं, पर डर लगता है। मृगेश ने कहा, दादी, मैं समझता हूं, पर मैं यहां कुछ और जानना चाहता हूं। ये जगह है किसकी और किस चीज से तुम्हें डर लगता है? तब उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, यहां एक बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे घोड़े हैं, पर इसका असली मालिक कोई इंसान नहीं है। इसका मालिक तो एक बड़ा सा सांप है जिसका नाम है काली नाग। वो पूरे शहर का मालिक बना हुआ है। वही इस खजाने की रक्षा करता है और इस घर में रहता है। मृगेश ने पूछा, क्या वो सांप बहुत बड़ा है? उसके पास कितने हथियार हैं? तब बूढ़ी मां ने कहा, हाँ, वो बहुत बड़ा और भयानक है। जब वो आता है तो तेज हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा हो।
वो आंगन में आकर सब कुछ खा जाता है, फिर पानी पीकर चला जाता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भला क्या कर पाएंगे। और सुनो, उसके 7 सिर हैं। मित्रों, ये सुनकर मृगेश ने निडर होकर कहा, दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहां मैं उस सांप के पास बैठकर मौका देख सकूं। जब वो निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। बूढ़ी का तो माथा सा ठनक गया। वो डर कर कहने लगी, अरे बेटा, ऐसा मत कहो, तुमने तो पहले ही मुझे खतरे में डाल दिया है। ये घर की हर बात काली नाग सुन लेता है। मैं यहां सिर्फ बर्तन रखकर खाना बनाती हूं और उससे डरती हूं। अगर तुम उसके पास जाकर उसकी शिकायत कर दोगे तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। मृगेश ने फिर हीरो की तरह कहा, दादी, आप बस मुझे एक तेज तलवार दे दीजिए, मैं कुछ भी करके उसे मार दूंगा। बूढ़ी मां ने डरते डरते अंदर जाती है और एक चमचमाती तेज धार वाली तलवार निकालकर मृगेश के हाथ में दे देती है और कहने लगी, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, पर तुम जो करना चाहते हो, देखो मैं तुम्हें वही तलवार दे रही हूं। तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है और धूल उठने लगती है। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी आंधी आ रही हो। वो बूढ़ी डर कर चिल्लाने लगी, सुना आपने, ये वही आवाज है, वही नाग आ रहा है। मृगेश ने घबराए बिना कहा, अगर वो बड़ा है तो मैं भी बहुत बड़ा हूं और मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर हूं। उसे अंदर से हराने में मुझे बहुत फायदा होगा। इस घर में अब तो या वही रहेगा या मैं रहूंगा। यह कहकर मृगेश ने अपनी तलवार कस ली और घर की तरफ चौक पर खड़ा हो गया। अब जो कुछ भी होना था वही होने को था। बेचारी दादी सुशीला बहुत डर रही थी। वो बार बार मृगेश से कह रही थी, बेटा, ये वही सांप है जिसने तलवार और ढाल वाले न जाने कितने शूरवीरों को मार डाला है। तू तो छोटा सा हिरन है, तू भला इसका क्या कर पाएगा। तब मृगेश ने झुंझलाकर कहा, दादी, आप चुप रहिए। केले का रंग देखकर उसका स्वाद कोई नहीं जान सकता। बस थोड़ी देर ठहरो और देखो फिर आगे क्या होता है। मित्रों, थोड़ी ही देर में आंगन में तेज हवा चलने लगी। आंधी सी आ गई। वो सात सिर वाला भयानक सर्प सर पर सरपट आंगन में घुसता है। उसने चारों तरफ रखे बर्तन और खाने का सामान गटक लिया। फिर वो दरवाजे के पास आता है और बोला, ओ बुढ़िया, आज घर के अंदर से कोई नई तरह की खुशबू क्यों आ रही है। तब दादी सुशीला डरते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई खुशबू नहीं है। सुबह मैंने अपने कपड़ों में थोड़ा सा इत्र लगाया था, शायद वही खुशबू दे रहा है। उसी समय मृगेश तलवार लेकर दरवाजे की आड़ में तैयार खड़ा था। जैसे ही काली नाग ने पहला सिर अंदर किया, मृगेश ने बिजली की तरह तलवार चलाई और उसका सर काट दिया। फिर काली नाग ने दूसरा सिर अंदर किया, वो भी कट गया। तीसरे सिर पर वो झुंझलाकर बोला, कौन अंदर है जो मुझे परेशान कर रहा है। पर मृगेश ने उसका तीसरा सिर भी काट दिया। ऐसे ऐसे उसने उसके 6 सिर काट डाले। अब आखिरी 7वां सिर बचा था। तब मृगेश ने गरज कर कहा, अब तेरा समय पूरा हो गया है। तू बहुत पेड़ों पर चढ़ा है, पर इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकेगा। इतना कहकर उसने आखिरी सिर भी काट डाला। काली नाग वहीं तड़पकर मर जाता है। पर यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि मृगेश खुद थककर बेहोश हो गया। 75 साल की दादी सुशीला खुशी से बच्चे की तरह कूदने लगी। वो कहने लगी, हाय राम, कौन सोच सकता था कि एक छोटा हिरन इतना बड़ा काम कर देगा। फिर वो जल्दी से पानी लाई, मृगेश के ऊपर छींटे मारी, उसका सिर इधर उधर घुमाया जब तक कि उसे छींक नहीं आई। धीरे धीरे मृगोश को होश आ गया। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू तो मेरा सच्चा पोता निकला। तूने काली नाग को मार दिया। अब ये शहर आजाद हो गया है। अब मृगेश ने कहा, दादी, मुझे घर के सारे हिस्से दिखाओ। दादी सुशीला उसे ऊपर से नीचे तक ले गई। उसने देखा कि वहां बहुत सा खजाना था, महंगे खाने पीने के सामान थे और सबसे बड़ी बात, बहुत से आदमी और औरतें वहां कैद में पड़े थे। मृगेश ने कहा, दादी, अब ये सब मेरे मालिक महाराज दुर्गेश का है। जब तक मैं उन्हें नहीं लाता, आप इस सब का ध्यान रखिएगा। 3 दिन तक मृगेश वहीं रुका रहा, सब कुछ देखता रहा और संभालता रहा। फिर चौथे दिन वो अपने मालिक के पास लौट आता है।
दुर्गेश उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो तो अकेलेपन से टूट सा गया था। मृगेश ने कहा, मालिक, अब 4 दिन बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी वैदेही के साथ अपने नए घर में चलना है। मैंने आपके घर की व्यवस्था कर दी है। राजा वीर सिंह को जब यह खबर मिली तो पहले उन्हें बेटी विदा करने का बड़ा दुख हुआ, फिर खुशी खुशी वो तैयार हो गए। विदाई के दिन बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। दुल्हन की सहेलियां, दासियां, नौकर, सिपाही, घोड़े सब चलने लगे। आगे आगे मृगेश रास्ता दिखाता हुआ जा रहा था। 3 दिन का सफर करते हुए चौथे दिन दोपहर को दूर से मकान और वो शहर देखने लगा। मृगेश ने कहा, देखो, यही हमारा शहर है और वो जो बड़ा सा मकान दिख रहा है वही हमारे महाराज दुर्गेश का महल है। जैसे ही सब महल में पहुंचे, वहां की दादी सुशीला खुशी से नाचने लगी, जैसे पहले काली नाग के मरने पर नाची थी। मृगेश बोला, दादी, ये सब मेरे मालिक राजा दुर्गेश की शक्ति है। असली इज्जत उन्हीं को मिलनी चाहिए। बूढ़ी दादी सुशीला ने राजा को ना पहचानने के लिए माफी मांगी। फिर वो मृगेश महाराज दुर्गेश को सारा महल दिखाने के लिए ले गया। राजा ने आदेश दिया कि सारे कमरे साफ किए जाएं, मेज कुर्सियां चमकाई जाएं और जिन लोगों को नाग ने कैद किया था उन्हें आजाद किया जाए। घोड़ों को हरी हरी घास खाने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। मित्रों, इसी बीच नौकरों ने स्वादिष्ट खाना भी बना लिया। सबको उनके रहने की जगह भी बता दी गई। पूरा महल चहल पहल से भर गया था। इस प्रकार से मित्रों कुछ दिन बीत जाते हैं। सब खुशी से वहां रह रहे थे। फिर राजकुमारी वैदेही की नौकरानियों ने कहा, महाराज, हमें अपने घर जाने की अब इजाजत दे दो। मृगेश ने पहले उन्हें रोका, कहा थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन जब वे नहीं मानी तो जाते समय मृगेश ने उन्हें बहुत सी भेंटें और तोहफे उन्हें उपहार स्वरूप दिए। इससे उनके दिल में मृगेश के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। एक दिन मृगेश ने दादी सुशीला से कहा, दादी, मुझे लगता है कि मेरे मालिक बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए इतना सब किया है, उनकी जान बचाई, उनके लिए ये शहर लिया, ये खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये तक नहीं पूछा कि ये सब कहां से आया, किसका था और मैंने इसे कैसे पाया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान ऐसा क्यों करता है। कभी कभी लगता है कि लोग सही कहते हैं, कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मत करो, थोड़ा बहुत नुकसान भी कर दो, तभी वो तुम्हारी अच्छाई की कदर करेगा। खैर, अब मैंने जो करना था कर दिया। अब देखता हूं मेरे लिए ये क्या करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि राजा दुर्गेश अब उस मृग के एहसानों को भूल गया था। वो राजपाट पाकर अपनी रानी के प्रेम में खोकर राजमहलों में पड़ा रहता था और उसने मृग पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मित्रों, धीरे धीरे एक सुबह मृगेश बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, टांगों और पेट में बहुत दर्द था। उसने दादी से कहा, दादी माँ, मेरे मालिक से जाकर कह दो कि मैं बहुत बीमार हूं। मित्रों, मृग की बात सुनकर दादी ऊपर जाती है। उस समय राजा और रानी रेशमी कपड़े पहनकर बैठे थे। राजा ने पूछा, क्या बात है बुढ़िया? तब दादी कहती है, महाराज, मृगेश बहुत बीमार है, उसका पूरा बदन दर्द से करहा रहा है, शीघ्र चलिए और उसे देखिए। राजकुमारी वैदेही ये सुनकर घबरा जाती है, कहने लगी, अरे हमारे प्यारे मृगेश को क्या हो गया? तब राजा ने हंसकर कहा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है, लाल बाजरा ले लो जो हम जानवरों को खिलाते हैं, उसका दलिया बनाकर खिला दो। राजकुमारी ये सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, क्या आप उसे वो खिलाना चाहते हैं जो घोड़ा भी मजबूरी में खाते हैं? वो कोई साधारण हिरन नहीं है, वो तो आपके लिए आंख के तारे जैसा होना चाहिए। जैसे आंख में रेत का एक छोटा सा कण भी पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता है, वैसे ही उसे तकलीफ में देखकर आपको भी दुख में होना चाहिए। राजा नाराज होकर बोला, तुम बहुत बोलती हो, चावल तो हम लोग खाते हैं, उसके लिए लाल बाजरा काफी है। फिर राजा दादी से बोला, जाओ वही करो जो मैंने कहा है। मित्रों, बेचारी दादी सुशीला नीचे आई और रोते हुए मृगेश को सब बता दिया। मृगेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा से पूछा, क्या सच में उन्होंने यही कहा था कि मुझे लाल बाजरे का दलिया देना है? दादी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, यही कहा था। तब मृगेश गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है दादी,
लोग सही कहते हैं, पर चलो हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए। आप फिर से जाकर उनसे ये कहना कि मैं बहुत बीमार हूं और लाल बाजरे का दलिया मैं खा नहीं सकता। मित्रों, मृगेश की बात सुनकर दादी फिर से ऊपर जाती है और राजा और रानी खिड़की के पास उस समय बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने पूछा, अब क्या बात है बुढ़िया, क्यों आई हो? तब बुढ़िया कहती है, महाराज, मृगेश वाकई में बहुत बीमार है, उसने लाल बाजरे का दलिया भी नहीं खाया। राजा गुस्से में बोला, जाओ उससे कहना, अगर वो फिर से तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर सुनना चाहे तो कह देना कि तुम बहरी हो गई हो। अगर बोलना चाहे तो कह देना तुम्हारी जीभ को लकवा मार गया है। और अगर चलने को कहे तो कह देना तुम्हारी टांगें अकड़ गई हैं। मतलब उससे कोई बात मत करना, उसे वहीं की वहीं पड़ा रहने दो। मित्रों, दादी सुशीला यह सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने पूछा, अरे राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? तब पत्नी कहती है, जो आदमी दूसरों का उपकार नहीं मानता वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दोस्तों, राजा की पत्नी राजकुमारी वैदेही अपने पति से कहती है, महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस तरह आप मृगेश के साथ बर्ताव कर रहे हैं वो मुझे बहुत दुखी कर रहा है। जब भी मैं उस बेचारे के बारे में कुछ अच्छा कहती हूं आपको सुनने में बुरा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। मित्रों, यह सुनकर राजा चिढ़ जाता है और कहने लगा, तुम मुझसे इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या मैं राजा हूं या वो हिरण राजा है? वो बीमार है तो मुझे क्यों परेशान करता है? मैं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, बस वही मेरे लिए समस्या बना हुआ है। अगर उसे खाने पीने की चीजें पसंद नहीं है तो मत खाए, चाहे तो मर जाए। मेरे माँ बाप मर गए पर मैं अभी भी जिंदा हूं। क्या मैं उस हिरण के लिए मर जाऊं जिसे मैंने सिर्फ 10 पैसे में खरीदा था? फिर उसने गुस्से में दादी सुशीला से कहा, जाओ और जाकर उससे कह दो कि वो अपने बड़ों से ठीक से बात करना सीखे और मुझे बार बार परेशान ना करे। बेचारी दादी सुशीला नीचे आई। उन्होंने देखा कि मृगेश के मुंह से खून निकल रहा था। वो उसे देखकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा, तुमने राजा के लिए इतना कुछ किया पर लगता है सब व्यर्थ चला गया। खैर, धीरज रखो। मृगेश रोते हुए बोला, दादी माँ, अब मैं मर रहा हूं, बीमारी से नहीं बल्कि इंसान की बेवफाई और कृतज्ञता से मेरा दिल टूट गया है। जिस राजा के लिए मैंने सब कुछ किया था वही आज मुझे तिरस्कृत कर रहा है। कुछ देर बाद मृगेश ने दादी से कहा, दादी, एक बार और जाओ और उनसे कहो कि अब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई है, शायद मैं अब मरने वाला हूं। दादी ऊपर जाती है। उस समय राजा गन्ना खा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि तू मुझे तंग मत कर। अगर वो मरना चाहता है तो 11 बार भी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाने दो उसे। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी वैदेही बहुत दुखी होकर कहने लगी, महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उस हिरण ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने क्या कभी आपका नुकसान किया है? नहीं, उसने तो केवल आपकी भलाई की है। उसने आपके लिए मेरी शादी तय करवाई, मुझे यहां तक लाया, आपको महल दौलत सब कुछ दिया। लोग अमीर हो या गरीब सब उसे प्यार करते हैं और अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो सब आपको ही बुरा कहेंगे। पर राजा दुर्गेश ने अपनी पत्नी की बात भी बिल्कुल नहीं सुनी। बेचारी दादी सुशीला वापस नीचे जाती है। उन्होंने देखा कि मृगेश की हालत बहुत खराब थी। तभी राजकुमारी ने अपने एक नौकर को भेजा। उसने आदेश दिया कि थोड़े से चावल पकाकर मृगेश को खिला दो, एक मुलायम शॉल उसके ओढ़ने के लिए भेज दो, एक मुलायम तकिया उसके सिर के नीचे रखने के लिए कह दो। साथ ही यह भी संदेश भेजा कि अगर वो चाहे तो मैं अपने पिता का सबसे अच्छा वैद्य अभी बुलवा देती हूं। राजकुमारी ने यह सब मृगेश के पास पहुंचा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक ये चीजें आईं तब तक मृगेश प्राण त्याग चुका था। जैसे ही यह खबर फैली कि मृगेश मर गया है, महल में रोना धोना शुरू हो गया। लोग भागे भागे आए और शोक मनाने लगे, पर राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगा, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हो?
वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिरण था जिसे मैंने 10 पैसे में खरीदा था। तुम लोगों के रोने से लगता है जैसे कोई राजा मर गया हो, लेकिन वो तो बस एक जानवर था। राजकुमारी वैदेही रोते हुए बोली, नहीं महाराज, वो कोई साधारण हिरण नहीं था। यही मृगेश था जो मेरे पिता के पास गया था और मेरे लिए आपका हाथ मांगा। यही था जो मुझे मेरे पिता के घर से आपके पास लेकर आया है। आपके पास जो भी दौलत है, महल और वैभव है, सब उसी की बदौलत है। उसने आपकी हर तरह से मदद की है, लेकिन आपने बदले में उसे क्या दिया? अपना बेरहम बर्ताव। और अब जब वो मर गया है तो आपने अपने आदमियों को उसका शरीर कुएं में फेंक देने का आदेश दिया है। अब हम सब उसके लिए केवल रो सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि हिरण मृगेश के शरीर को कुएं में फेंक दिया जाए। बेचारा मृगेश, जिसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया, उसका ये हाल था। राजकुमारी वैदेही बहुत दुखी थी। उसने तुरंत अपने पिता राजा वीर सिंह को एक चिट्ठी लिखी और अपने खास आदमी के हाथ भेज दी। चिट्ठी मिलते ही राजा वीर सिंह अपनी बेटी से मिलने के लिए तुरंत चल पड़े। जब वो पहुंचे और उन्हें पता चला कि मृगेश मर गया है और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया है, तो राजा, राजकुमारी और उनके साथ आए सभी लोग फूट फूट कर रो पड़े। फिर वे सब उस कुएं पर गए। मिलजुल कर उन्होंने मृगेश का शरीर बाहर निकाला और उसे दूसरी जगह सम्मान के साथ दफना दिया। उसी रात राजकुमारी वैदेही को सपना आया कि वो अपने पिता के घर में है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सपना नहीं, वो सचमुच अपने ही पिता के घर में है और अपने बिस्तर पर सो रही थी। इधर राजा दुर्गेश को भी सपना आता है। सपने में उसने देखा कि वो कूड़े के ढेर में बाजरे के दाने खोज रहा है। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पाया उसके दोनों हाथ धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। वो फिर से उसी जगह, उसी पुराने ढेर के पास खड़ा था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और चिल्लाने लगा, अरे मेरे साथ ये चाल किसने खेली? मैं यहां वापस कैसे आ गया? उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और हंसते हुए बोले, अरे तुम अब तक कहां थे? हमें तो लगा था कि तुम बहुत पहले मर चुके हो। इस तरह राजकुमारी वैदेही अपने पिता के घर में हमेशा के लिए सुरक्षित और खुश रहने लगी। और वही पुराना भिखारी फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने बीनने लगा। वो दिन रात उसी तरह जीता रहा और एक दिन ऐसे ही दाने चुनते चुनते उसकी मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों कि जो लोग दूसरों की भलाई को कभी नहीं समझते, जो उपकार भूलकर केवल स्वार्थ देखते हैं, आखिर में वे फिर वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे, खाली हाथ। और जो सच्चे और नेक होते हैं, भले ही उनका शरीर चला जाए, पर लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, जैसे आज हम सब मृगेश को याद कर रहे हैं। मित्रों, इधर अब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब तुम्हें मैं उसे सवाल का जवाब देता हूं जो कहानी के शुरू में तुमने मुझसे पूछा था कि सबसे बुरी आदत कौन सी है। तो सबसे बुरी आदत है मनुष्य की एहसान फरामोशी, यानी किसी का भला पाकर भी उसे भूल जाना, उपकार करने वाले के साथ बुरा करना। नीलकंठनी ने फिर पूछा, स्वामी, यहीं पर मैं एक बात और जानना चाहती हूं कि जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसे लोगों से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर भलाई करनी है तो करो, पर बदले में कुछ पाने की आशा मत करो, क्योंकि एहसान फरामोश लोग कभी अपने रास्ते नहीं बदलते। उनका अंत हमेशा दुखद ही होता है। नीलकंठ बोला, प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूं उन 8 लोगों के बारे में जो कभी भूखे नहीं मर सकते, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए। पहला है मेहनती इंसान। किसान वो है जो धरती को हल से जोतता है, बीज डालता है और परिश्रम से अन्न उगाता है। भले ही उसके पास पैसा ना हो, पर उसके खेत उसे भूखा नहीं रहने देते। दूसरा है कुशल कारीगर, अर्थात शिल्पकार। जो आदमी किसी काम में हाथ का हुनर रखता है, बढ़ई, लोहार, बुनकर, मूर्तिकार, सुनार, वो कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि जब तक लोग घर बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे, गहने बनाएंगे, तब तक उसका काम चलता रहेगा। कला कभी सूखी, कला कभी भूखी नहीं मरती। तीसरा है गायक, वादक या कलाकार। जो संगीत या कला जानता है उसका पेट हमेशा भरता है। राजाओं के दरबार से लेकर आज की दुनिया तक कलाकार को लोग आदर देते हैं और बदले में भोजन, वस्त्र या धन देते हैं। लोक में कहा गया है, गायन और वादन करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। चौथा है वैद्य या डॉक्टर। बीमारी हर युग में रही है। जो व्यक्ति इलाज करना जानता है, लोगों की तकलीफ दूर करता है, वो भूखा कैसे रह सकता है। बीमार आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, पर इलाज करवाना नहीं छोड़ता। इसीलिए वैद्य या डॉक्टर को लोग हर समय खोजते रहते हैं और वो कभी भूखा नहीं मरता।
पांचवा है ज्ञानवान और शिक्षक। जिसके पास ज्ञान है वो चाहे गरीब हो पर भूखा नहीं रहेगा। लोग उसे भोजन देकर, कपड़े देकर, सम्मान देकर अपना मार्गदर्शन करवाते हैं। विद्या सबसे बड़ा धन है। छठवां है सैनिक। जो आदमी लोगों की रक्षा करता है, तलवार या शौर्य रखता है, वो भी भूखा नहीं रहता, क्योंकि समाज और राजा दोनों उसे मान देते हैं और उसका पेट भरते हैं। आज भी पुलिस और सेना को सबसे पहले रोटी और सम्मान दिया जाता है। सातवां है धर्मात्मा या साधु। साधु संत पुजारी या धर्मात्मा लोग भले ही खुद मेहनत ना करें, पर समाज उन्हें भोजन कराता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि संतों को खिलाने से पुण्य मिलता है। इसलिए धर्मात्मा भूखा नहीं मरता। और आठवां है सच्चा सेवा भावी सहायक। जो आदमी दूसरों की मदद करता है, चाहे वो लोगों को पानी पिलाता हो, मार्ग दिखाता हो या किसी तरह सेवा करता हो, लोग उसकी सेवा का बदला भोजन और आदर देकर करते हैं। ऐसा सेवा भावी आदमी कभी भूखा नहीं मरता। नंबर 1 किसान, नंबर 2 कारीगर, नंबर 3 कलाकार, नंबर 4 वैद्य, नंबर 5 शिक्षक, नंबर 6 सैनिक, नंबर 7 साधु संत, नंबर 8 सेवा भावी। ये कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि उनका काम, उनका धर्म, उनका गुण ऐसा है जो उन्हें हर युग में आदर और अन्न दिलाता है। इसके साथ साथ 5 लोग और हैं जो कभी भूखे नहीं मर सकते। नंबर 1 जो इंसान सच्चा और ईमानदार रहता है, उसे मुश्किलें तो आती हैं पर भूखा नहीं मरता। नंबर 2 आलसी आदमी गरीब हो जाता है, लेकिन मेहनत करने वाला चाहे छोटा काम करे कभी भूखा नहीं रहता। नंबर 3 जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है और जितना मिले उसी में खुश रहता है, उसके जीवन में गरीबी नहीं टिकती। नंबर 4 दूसरों की मदद और दया। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके लिए हर जगह रास्ता खोलते हैं, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। नंबर 5 जो इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद करता है, वो कभी दुखी नहीं होता। और याद रखना, एहसान फरामोश का अंत बुरा ही होता है, और जो इंसान इन 5 बातों को मानता है, उसका जीवन हमेशा सुखी और सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सच्ची सीख वही है जो हम सबके जीवन में बदलाव लाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।